नमस्कार, पीपुल्स अपडेट के लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आज की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी हां, भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। सभी ठिकानों पर एक साथ ये दबिश दी गई है। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के अरोरा के आवास पर ये रेड पड़ी है। अरोरा दंपत्ति घर से गायब बताए जा रहे हैं, सिर्फ किराएदार ही यहां मौजूद हैं। करोड़ों की संपत्ति के खुलासे की आशंका जताई जा रही है। और वहीं भोपाल में डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। इंद्रपुरी में ही नवोदय कैंसर हॉस्पिटल और एमपी नगर स्थित उनके दूसरे अस्पताल में टीम की सर्चिंग जारी है। इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पीपुल्स अपडेट के डिजिटल हेड जितेंद्र शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीमिंग में। इस भ्रष्टाचार की जिस तरह से शुरुआत हुई है, इसका अंत कहाँ है? जिस तरह से लगातार इसमें देखने में जिस तरीके से इस मामले में लगातार देखने को आ रहा है कि एक के बाद एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है, जिससे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल शिवानी, देखिए काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो सौरभ शर्मा मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से मेंडोली स्थित एक गोल्डन कार नजर आई थी, जिसके अंदर काफी मात्रा में सोना बरामद किया गया था, कैश बरामद किया गया था। उसके बाद से ये जो ईडी और आईटी की रेड है, इसकी जो कार्रवाई है वो लगातार चलती जा रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, रेड लगातार चलती जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचारियों की कमी यहां पर अभी तक खत्म नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे ही इनपुट मिलता है टीम को, टीम पहुंचती है और वहां पर जब छापेमार कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि बड़ा खुलासा हुआ, बड़ी मात्रा में जो कैश है वो बरामद किया गया। आप आज ही देखिए भोपाल में जिस प्रकार से डॉक्टर अग्रवाल के घर पे और अस्पताल पे रेड की गई है। उसके अलावा हमने ये भी देखा किस प्रकार से जबलपुर में सौरभ शर्मा के जो जीजा हैं रोहित तिवारी, उनके ठिकानों पर रेड की गई। इसके अलावा ग्वालियर में जिस प्रकार से हमने देखा कि रेड की गई, तो ये बता रहा है कि जो भ्रष्टाचार की जो कहानी शुरुआत की गई थी, जो शुरू हुई थी, उसका अंत होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार एक के बाद एक लोगों के जो नाम है वो सामने निकल कर आते जा रहे हैं, चाहे इसमें तमाम अधिकारियों के नाम हो या फिर तमाम कर्मचारियों के नाम हो या फिर उनसे रिलेटेड तमाम जो लोग हों। इनके पास कहीं ना कहीं ऐसी बेमानी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, जिसका खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये यहां पर ही रुकने वाला नहीं है। ये मामला अभी और भी आगे बढ़ेगा और भी आगे कई ऐसे जो खुलासे हैं वो सामने होंगे। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जब एक रेड पड़ी थी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर, उसके बाद जो कैश बरामद किया गया, उसको देखकर खुद टीम हैरान थी कि जंगल के अंदर एक कार के अंदर इतना पैसा और इतना सोना आखिर कौन व्यक्ति रखेगा। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे करके खुलासे होते गए, उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर अफरा तफरी मच गई। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के नाम होने की बात की गई। कई लोगों के बारे में ये दावा किया गया कि मिनिस्टर से लेकर तमाम आईएएस आईपीएस तक इसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज मैं कह रहा हूं ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर इतना बड़ा खुलासा हुआ है या फिर इतनी बड़ी संख्या में रेड की गई है और इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है, तो ये एक आरक्षक के बस की बात तो नहीं है। इसके पीछे की कड़ी को अगर हम देखेंगे तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में आपको लिप्त नजर आएंगे। शिवानी, बिल्कुल। ग्वालियर में सब रजिस्ट्रार के अरोरा और भोपाल में डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी है, तो अभी तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि देखिए, अगर अभी तक हम जांच की बात करें तो जो ताजा अपडेट है वो ये निकल कर आया है कि सुबह 5 बजे अरेरा कॉलोनी, सीपी कॉलोनी मुरार स्थित जो ठिकाने हैं यहां पर रेड की गई थी। और इस रेड में बताया जा रहा है कि जो फार्म हाउस है उसमें 54 किलो गोल्ड और 11 किलो कैश से लदी कार जो पहले मिली थी, अब इसी कड़ी को इसमें देखा जा रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि फिलहाल ईडी ने अरेरा कॉलोनी में जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसका होना बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो बरामद की गई है। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई रजिस्ट्रियां मिली हैं, कई फार्म हाउस और जमीनों का जो लेन देन है और जो पैसों का लेन देन किया गया है वो मिला है। ईडी हालांकि अभी अपने जो दस्तावेज है, जो भी उसको मिलता है, जो भी आईटी की टीम को मिलता है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करती, किसी को बताती नहीं, अपने पास सारे सब रखती। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि सौरभ शर्मा से जुड़े इन तमाम लोगों के ठिकानों पे जब रेड की गई तो इस रेड में बेनामी संपत्ति का खुलासा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से बने फार्म हाउस, जमीनों के अलावा जो रजिस्ट्रियां हैं और तमाम जो चीजें हैं वो मिली है। कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा गोल्ड और चांदी जो उनके जेवरात होते हैं वो भी बरामद किए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा मामले में हमने जिस प्रकार से देखा था कि एक बड़ा खुलासा होता, उसी कड़ी से जोड़ के जब यहां पर रेड की गई है तो ये कार्रवाई लगातार जारी है, अभी भी कार्रवाई चल रही है और ऐसे माना जा रहा है कि ये और भी ज्यादा खुलासे करेगी इस पूरे केस में।
जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता जा रहा है एक के बाद एक, सवाल इसमें यह भी उठता है कि एक आरक्षक इतना बड़ा आसामी, जाहिर सी बात है, क्या इसके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है? बिल्कुल शिवानी, देखिए काफी अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये मैं बात पहले दिन से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि एक आरक्षक, अगर परिवहन विभाग में कोई आरक्षक है तो वो आरक्षक आखिर करोड़पति यानी इतनी बेनामी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। इसके पीछे की अगर हम कड़ी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये नजर जरूर आएगा कि किसी एक का हाथ नहीं है, इसके पीछे कई और लोगों के हाथ हैं और न जाने कितने ही लोगों को आरक्षक ने फायदा भी पहुंचाया होगा। उसकी ज्वाइनिंग से लेकर अगर तमाम चीजों पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हुए आए हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आरक्षक वहां पर पहुंचा तो परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसा क्या पसंद आया उसमें कि इतना ज्यादा भरोसा उसके ऊपर किया गया और उसके बाद उसने अपना रिटायरमेंट भी ले लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद भी उसकी जो गति थी वो नहीं रुकी। रिटायरमेंट लेने के बाद व्यक्ति सोचता है कि परिवार के साथ समय बिताए या तमाम जो चीजें हैं, जो उसके पास पैसा बचा है उन पैसों से वो कुछ ना कुछ करें। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट लेने का कारण ही कुछ और था। आप देखिए, जब उसकी जॉब करने की उम्र थी उस उम्र में उसने रिटायरमेंट ले लिया और ऐसे में लगातार जो उसका पैसा था वो और ज्यादा बढ़ता गया। तो इससे सवाल उठते, इससे कहीं ना कहीं समझ में आती है कि परिवहन विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी, जैसे कि एक लिस्ट को लेकर बात की जा रही थी, एक लाल डायरी को लेकर बात की जा रही थी कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों को उसमें नाम शामिल है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि उन लिस्टों के साथ साथ कई ऐसे परिवहन विभाग के जो आरटीओ अधिकारी होते हैं उनके नाम शामिल है। तो ये कई लोगों के जो नाम है उनका खुलासा भी जल्द ही कहीं ना कहीं अब जो टीमें हैं उन्हें करना चाहिए। सौरभ शर्मा अभी बाहर है, फरार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम है जब वो सामने निकल कर आएंगे तो वाकई में वो देखना कहीं ना कहीं सभी लोगों को चौंकाएंगे, क्योंकि इसमें जो तार है वो एक से नहीं कई लोगों से तार जुड़े रहेंगे। सौरभ शर्मा के साथ साथ अगर सौरभ शर्मा के हम पीछे जाएंगे तो आपको कई बड़े बड़े अधिकारियों के जो नाम है वो इसमें सम्मिलित निकल जाएंगे। एक आरटीओ का आरक्षक अगर इतना बड़ा आसामी बन सकता है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले उसने कहाँ का दान दिया है, कैसे कैसे अधिकारियों को खुश किया है और कैसे कैसे उसने इतना पैसा कमाया है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। बस ये है कि खुलासा होने की देर है, वो कब होगा इसका बस थोड़ा सा इंतजार सभी को करना है। शिवानी, बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि सौरभ शर्मा अभी तक फरार हैं और जानकारी सामने आ चुकी है मीडिया में अभी तक कि दुबई में वे अपनी पत्नी के साथ हैं। ऐसे में अगर एक सवाल ये भी उठता है कि सौरभ शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ऐसा कहा जा रहा था कि वो जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं, हालांकि वो अभी तक सामने इसलिए भी नहीं आए हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है और कई संदेह, बहुत सारे ऐसे संदेह हैं जो जताए जा रहे हैं। क्या इसमें प्रशासन की कोई बड़ी अनदेखी कही जा सकती है? देखिए शिवानी, अगर हम उनकी जान को खतरे की बात कहें, सौरभ शर्मा की जान को खतरे की बात, तो ये दावा उनके वकील ने किया है। उनके वकील ने जो पिटीशन दायर की है उसमें ये बताया है कि सौरभ शर्मा आने को तैयार है, कई जो बयान है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जान को यहाँ पर खतरा हो सकता है। अगर उनका वकील ये दावा कर रहा है कि उनकी जान को खतरा है तो आखिर वो खतरा किससे है? ऐसा कौन सा वह व्यक्ति है जिससे सौरभ शर्मा को डर लग रहा है कि अगर वो इंडिया आता है तो उसको यहाँ पर उसका जो एनकाउंटर या फिर उसको जो उसको मार डाला जाएगा। तो इस चीज से ही कहीं ना कहीं इस बात का ये भ्रम उठता है कि जो हम पहले बात करते हुए आए कि इसके पीछे कड़ी में और भी लोगों के नाम हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर सौरभ शर्मा का वकील दावा कर रहा है कि उसकी जान को खतरा है तो यानी कि कहीं ना कहीं जो मैंने बात इससे पहले कही थी वो सच साबित होती हुई नजर आती है। दूसरी बात, हम एजेंसियों की बात करें तो देखिए एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल जो नियम होते हैं उन इंटरनेशनल नियम के अनुसार ही सौरभ शर्मा को भारत वापस लाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उसके वकील ने पिटीशन लगाई है और वहां पर जिस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब सौरभ शर्मा को भारत लाया जाता है। और जैसे ही वो इंडिया आएगा उसके बाद आप देखिएगा कि अगर उसको पूरी सुरक्षा दी जाती है, उस सुरक्षा के बीच उसे लाया जाता है और कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, तो वाकई में ऐसे कई नामों खुलासा जो हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो एजेंसियां हैं उन्हें इस पे पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही है कि अभी तक जो सौरभ शर्मा का मामला है उसमें उसे भारत नहीं लाया गया है। फेलियर कहाँ है ये मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बात पर प्रश्न जरूर उठने लगे हैं कि आखिर सौरभ शर्मा को भारत कब लाया जाएगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का ये मामला बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम आदमी पर इसका असर कितना पड़ता है, ये भी सोचने वाली बात है। इस विषय में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार की बात करें या फिर हम आम आदमी वाली बात करें तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो पैसा ये निकल कर आया, जो पैसा मिला है, ये पैसा है किसका? ये पैसा है आपका, हमारा, उस आम आदमी का, उस गरीब तबके के व्यक्ति का जो अपना टैक्स पे करता है, जो अपना टैक्स भरता है। और उस टैक्स को भरने के साथ ही वो ये बताता है कि उसने सरकार के जो नियम होते हैं, सरकार जो चीज चाहती है उसने उसको पूरा किया है।
अब ऐसे में जब सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारियों के नाम सामने निकल कर आते हैं, तो ऐसे में हर आम आदमी जो टैक्स भरता है उसके मन में सिर्फ यही सवाल उठता है कि आखिर उसने जो पैसा भरा, उसने जो इतनी मेहनत की, क्या वो इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और ऐसे में आज जब इस तरह के भ्रष्टाचारी सामने निकल कर आते हैं तो उन लोगों को दर्द जरूर होता है जो मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, इसलिए कि उनके घर में उनके बच्चे पढ़ सकें, उनके यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उन पैसों से उनका इलाज करा सकें, 2 वक्त का खाना आराम से और अच्छे से खा सकें। लेकिन अगर उनके पैसे का ऐसा भ्रष्टाचार में यूज होता है तो आज हर आम आदमी यही सवाल करता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की जो आग है ये आखिर कब बुझेगी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मामले में जैसे कि आपने देखा कि कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सौरभ शर्मा का भ्रष्टाचार का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक कई ठिकानों पर ईडी की टीम दबिश दे रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के मामले में कितने नए खुलासे होते हैं, सुरक्षा एजेंसियां सौरभ शर्मा को पकड़ने में कब सफल होती हैं। पीपुल्स अपडेट में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के साथ बने रहिए पीपुल्स अपडेट्स के साथ। तब तक नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपुल्स अपडेट।